राजस्थान की बोलियाँ तो 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी जिसमें राजस्थानी भाषा का वर्णन मिलता है। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी और उसकी उपबोलियाँ, फिर दक्षिणी राजस्थानी जिसमें निम्बाड़ी व बागड़ी और भीली बोली, फिर उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जिसमें अहिरवाटी और मेवाती, फिर है महल पूर्वी राजस्थानी यानी कि ढूंढाड़ी तथा उसकी उपबोलियाँ, और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जिसमें मालवी, रागड़ी और सोतवाड़ी उपबोलियाँ हैं। और सामान्य वर्गीकरण जिसमें मारवाड़ी को मेवाड़ी, खैराड़ी और गोडवाड़ी, बागड़ी, देवड़ा वाटी में। फिर ढूंढाड़ी है जिसको हाड़ौती में, चौरासी में, नागरचोल में, काठेड़ी में, राजावटी में और तोरावटी में। फिर है मालवी, मालवी में है निमाड़ी और रागंडी। और फिर है बागड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, जागरोती, तावड़ी और सोंदवाड़ी। अब है मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियों में अपन बता देंगे यही मेवाड़ी, खैराड़ी, गोडवाड़ी, बागड़ी, देवड़ा बाटी, सेखा बाटी, टाट, टिक्की और थली। तो मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर। उदाहरण मीराबाई की पुस्तकें डोला मारूरा दुआ, राजियारा दुआ, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, फिर जैन साहित्य और चारण साहित्य। अब प्रमुख उपबोलियां हैं मेवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में बोली जाती है। साहित्य कुंभा के नाटक, फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें इसमें ही लिखी गई है। फिर शेखावटी, यह भी इसकी उपबोली है और राव शेखा के क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी। और इसी ये क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर ढूंढाड़ी का भी प्रभाव है पर इस पर थोड़ा सा। फिर है बागड़ी। बागड़ी है बागड़ प्रदेश जैसे कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू और चूरू क्षेत्र, तो इसको कहते हैं बागंडी। यह मारवाड़ी की उपबोली है। फिर थली, थली है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में बोली जाने वाली। ठीक है। फिर है गोंडवाड़ी। गोंडवाड़ी गोंडवाड़ी है जो कि पाली और जालोर में, और साहित्य है बीसल देव रासो। फिर है खैराड़ी। खैराड़ी लिखी है जो कि क्षेत्र है शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ भाग। और मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण है कौन सी, खैराड़ी। फिर है देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी है सिरोही। और है धाटकी। धाटकी है मारवाड़ी की उपबोली है ये भी, जो कि बाड़मेर में बोली जाती है पाकिस्तान के सीमा वाले क्षेत्र में। फिर है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी क्षेत्र में जयपुर, टोंक, दौसा, किशनगढ़ व लावा ठिकाने में बोली जाती है। और साहित्य दादू संप्रदाय की पुस्तकें। फिर है गुमानी राम कायस्थ ने आईने अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया। किसने, गुमानी राम कायस्थ ने। फिर है ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया। अब है प्रमुख बोलियां इसकी तोरावटी, राजावटी और नागरचोल। तो हाड़ौती, हाड़ौती है जो ढूंढाली की उपबोली है, और क्षेत्र है इसका कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। फिर है साहित्य इसमें सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। फिर है तोरावाटी। तोरावाटी क्षेत्र है झुंझुनू, सीकर और उत्तरी जयपुर के क्षेत्र, और यह भी उपबोली है ढूंढाड़ी की। फिर है नागरचोल, तो यह सवाई माधोपुर तथा टोंक क्षेत्र में। फिर है काठेड़ी। काठेड़ी है ढूंढाड़ी की उपबोली जो जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। फिर है चौरासी। तो चौरासी है शाहपुरा और टोंक में बोली जाती है, शाहपुरा जयपुर वाला। फिर है राजावाटी। तो राजावाटी है पूर्वी जयपुर के कुछ क्षेत्रों में बोले जाने वाली। अब आती है एक मालवी बोली। मालवी क्षेत्र है प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की भाषा जो मूल रूप से मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण है। और उपबोलियां हैं इसकी निम्बाड़ी। निम्बाड़ी इसे मालवी की उपबोली कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र जैसे धार, बुरहानपुर, खरगोन में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में भी कहा जाता है इसको। फिर है रागंडी। रागंडी है मालवी क्षेत्र के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली। फिर यह बागड़ी। बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में, और इस पर गुजराती प्रभाव दिखाई देता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे बीली कहा है, और जैसे इसमें रचनाएं हैं संत मावजी की। फिर है मेवाती। मेवाती का क्षेत्र है
अलवर, भरतपुर और ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, और चारण दासी और लाल दासी संप्रदाय की रचनाएं इसी में ही हैं। फिर है अहिरवाटी। अहिरवाटी है जयपुर के कोटपुतली से लेकर अलवर के बहरोड तक। इस इलाके को राठ भी कहते हैं, इसलिए भाषा को अहिरवाटी कहा जाता है। अली बख्श ख्याल इसी भाषा में किया जाता है। साहित्य हैं जैसे कि हमीर रासो और शंकर राव की भीम विलास। अब है जगरोती। जगरोती है करौली की, और धावड़ी है उदयपुर की, और सोंदवाड़ी है झालावाड़ की। तो अपन ने देख लिया बोली वाला। तो राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में तीन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। राजस्थानी भाषा का तो अपन ने देख लिया। अपभ्रंश तीन बता देंगे कौन सी, सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी। फिर है डिंगल और पिंगल। तो पश्चिमी राजस्थान की साहित्य भाषा है डिंगल, और पूर्वी राजस्थान की साहित्य भाषा है पिंगल। फिर राजस्थान पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, तो राजस्थानी का शुद्ध रूप है ये, कौन सी, डिंगल। और राजस्थानी पर ब्रज भाषा का प्रभाव है इसमें पिंगल। फिर बीर रस का प्रयोग अधिक है डिंगल में, और श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक है पिंगल में। फिर चारण साहित्य का अधिक सृजन है किसमें, डिंगल में, जैसे कि बांकीदास की रचनाएं। और इधर भाट कवियों की रचनाएं अधिक मिलती हैं, जैसे चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। फिर राजस्थानी भाषा का विकास, तो गुजरी अपभ्रंश 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। फिर प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी तक, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया। फिर है मध्यकालीन राजस्थानी, जिसमें 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चारण साहित्य आया। और आधुनिक राजस्थानी, जिसमें 18वीं से लेकर अब तक विभिन्न विषयों पर लिखी गई है। फिर है राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक है प्राचीन काल, ये जिसको कहते हैं वीर गाथा काल। तो इसमें 1050 से 1450 ईस्वी तक, इस काल में भारत में निरंतर पश्चिमी आक्रमण हुए, जिनका सामना यहाँ के राजाओं ने किया। अतः विकट परिस्थितियों में संघर्ष की भावना बनाए रखने के लिए साहित्य में वीर नायकों का आदर्श प्रस्तुत किया गया। इस काल में जैन रचनाओं का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कि श्रीधर व्यास की रणमल छंद इस काल की महत्वपूर्ण रचना है। फिर है पूर्व मध्य काल, जिसको हम भक्ति भी कहते हैं, भक्ति काल। इसमें 1450 से 1650 ईस्वी तक, और राजस्थान के इतिहास में युद्धों ने धर्म व संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया, तथा साम्राज्यवादी शासक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति दिखाई दी। ऐसे समय में विभिन्न संतों ने अपनी कलम के माध्यम से भेदभाव रहित सद्भाव, सत समाज की कल्पना को मूर्त प्रदान किया। और भक्ति काल की रचनाओं में दादूपंथी, राम स्नेही, अलखियां, जसनाती आदि निर्गुण संप्रदायों के साथ मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वैली कृष्ण रुक्मणी, माधवदास तड़ीवाड़िया की राम रासो, ईसरदास की हरिरस, और देवयान सायाजी झूला की नाग दमन आदि सगुण रचनाएं हैं। फिर है उत्तर मध्यकाल, जिसको श्रृंगार और रीति और नीति परक काल भी कहते हैं। श्रृंगार, रीति एवं नीति परक, तो 1650 से 1850 ईस्वी तक। और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण वातावरण में राजस्थान के शासकों ने साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। इन साहित्यकारों ने साहित्य के विभिन्न आयामों का विकास किया। लोक प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मच्छराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। तो संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोटा, चकरियारा सोटा, बेरियारा सोटा और मोतियारा सोटा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है आधुनिक काल, तो इसमें विविध विषय और विधाओं से युक्त 1850 से अब तक लिखी गई है। तो 1857 की क्रांति के बाद समाज में नई चेतना का संचार हुआ, जिसका प्रभाव साहित्य में भी देखने को मिलता है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया।
फिर उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में कुवलयमाला नामक पुस्तक लिखी जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है जिनमें मरु भाषा भी शामिल है। तो ये पुरानी चीजें आ गई, अब तो ये काम की नहीं है। तो सूर्यमन मिश्र तक अपन रखेंगे। अब आते हैं राजस्थानी साहित्य के प्रकार। तो ख्यात संस्कृत के ख्यात शब्द से बना है जिसका अर्थ है प्रसिद्धि या लोकप्रियता। फिर देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। इतिहास ख्यात कहलाता है। फिर अकबर ने अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के समय विभिन्न राजाओं को अपने रियासतों का इतिहास भेजने के लिए कहा। अतः उस समय राजस्थान में ख्यात निर्माण प्रारंभ हुआ। फिर ख्यात दो प्रकार की होती है। एक होती है संलग्न ख्यात। इसमें राजाओं का क्रमानुसार वर्णन होता है जैसे दयाल व्यास द्वारा रचित बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। फिर एक होती है बात संग्रह। इसमें इतिहास की छोटी बड़ी अलग अलग घटनाओं का संग्रह होता है जैसे नैनसीरी ख्यात व बाकी दासरी ख्यात। फिर है मुंडियारी ख्यात जो नागौर के मुंडियार गांव के चारण लेखकों द्वारा लिखी गई तथा इसमें मारवाड़ के राठौड़ राजाओं का वर्णन है। फिर है वात। वात क्या होता है? वात का अर्थ होता है कहानी। किसी ऐतिहासिक व पौराणिक पात्र की कहानियों को वात कहा जाता है जिनमें उस पात्र की उपलब्धियों का वर्णन होता है। कहानी की तरह बात कहने वाले और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुकार देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में, पद्य में और गद्य पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह जी री बात, खींचिया री बात, बाबू जी री बात, कानड़ दे री बात, अचलदास खींची री बात, वीरम दे सोनगरा री बात, डोला मारू री बात आदि प्रमुख बातें हैं। फिर वचनिका। तो इन ग्रंथों में किसी महापुरुष या किसी राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन होता है। इन ग्रंथों में उपभ्रंश मिश्रित राजधानी राजस्थानी लिखी जाती है। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी दुकान गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। उदाहरण अचलदास की चिरी वचनिका, वचनिका राठौड़ रतन सिंह री। फिर है दवावेद। तो दवावेद क्या है? राजस्थानी के वे ग्रंथ जिनमें उर्दू एवं फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है दवावेद कहलाते हैं। इनमें किसी महापुरुष की दोहों के रूप में प्रशंसा की जाती है। दवावेद कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थान में लिखी होती है पर राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेद उर्दू व फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आकेट, नक्षिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। फिर है अखमाल देवड़ारी दवावेत, राजा जयसिंह री दवावेत आदि प्रमुख दवावेत हैं। फिर है विगत। तो राजस्थानी भाषा में लिखे गए इतिहास के ग्रंथ जिनमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन होता है विगत कहलाते हैं। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से समाज, शासक, परिवार, राज्य के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति और उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। फिर मुणत नैन्सी मारवाड़ परगना विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है पर्ची। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थान भाषाओं में जिस पदबद्ध में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची। फिर है प्रकाश। प्रकाश क्या है? किसी वंश अथवा विशेष व्यक्ति की उपलब्धियों या घटना विशेष का प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोर दास का राज प्रकाश, आशिया मान सिंह का महायश प्रकाश, कविया करणी दान का सूरज प्रकाश। फिर है मरसिया। तो राजा या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक शोक व्यक्ति करने के लिए मरसिया काव्यों की रचना की गई।
इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन किया जाता है। राणे जगपत राम मर्सिया, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। राणे जगपत राम मर्सिया। फिर है रासो। तो मोतीलाल मनेरिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रवृदाई का पृथ्वीराज रासो, नलपति नाल का बीसलदेव रासो और कुंभकर्ण का रतन रासो प्रमुख हैं। फिर रूपक, तो किसी वंश अथवा विशेष व्यक्ति की उपलब्धियों को स्वरूप को दर्शाने सॉरी किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य प्रकृति रूपक कहलाती है। जैसे गज गुण रूपक, रूपक गोगा दे जी दो, राज रूपक आदि। फिर साकी, साकी साक्षी शब्द से बना है। साकी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोटा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं। फिर है सिलोका। तो सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। और राव अमर सिंह रा सिलोका, फिर अजमाल जीरो सिलोका, राठौड़ कुशल सिंह सिलोका आदि प्रमुख सिलोके हैं।